ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है तो एक बार कमेंट कर देंगे, मुझे बता देंगे, मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, ताकि हमको ये पता लग जाए कि स्ट्रीमिंग एकदम ओके है, हमारा ऑनलाइन कनेक्शन बना हुआ है। अगर प्रॉपर कनेक्शन रहेगा तो क्लास अच्छे से चल पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का जो बेस है देखिए प्रॉपर कनेक्शन ही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होती है क्लास उतनी अच्छे से कंडक्ट हो पाती है। हाँ, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। देखिए मुझे मैसेज आ रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही, उसको देखते ही हमें ये पहचानना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, या हमने इस टॉपिक को किस स्टैंडर्ड में, अपने टाइम पर किस स्टैंडर्ड में, किस क्लास में इसको पढ़ा था। तो आई होप इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग गया होगा, ये सर्कल टॉपिक का क्वेश्चन है, सर्कल। और जो इसमें आपको डायग्राम में देखिए दिख रही हैं PQ एंड XY, PQ एंड XY आपको जो दिख रही हैं ये इस सर्कल की कोड हैं। कुछ लोग अगर हमारी क्लास में इस टाइम हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं और कोड को हिंदी में जीवा कहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी स्टेटमेंट में देखिए क्वेश्चन का पढ़ देता हूँ आपके लिए। PQ एंड XY आर 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, में कहते हैं वृत्त का केंद्र। और इसमें जो कोड दी गई हैं PQ एंड XY, उसके बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। और जो इसकी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाले गए हैं, आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर हैं OA एंड OB। हाँ, मनु प्रताप जी गुड इवनिंग, अभिषेक जी गुड इवनिंग। बस आप मुझे बताते रहिएगा, बफरिंग नहीं हो रही हो तो अच्छा है। अच्छा, जिसको भी इस क्वेश्चन का, देखिए मैं क्वेश्चन तो साथ साथ एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। आप कमेंट करिए, मैं देखता हूँ किस किस को इसका सही आंसर पता है। आप कमेंट कर सकते हैं और 1 बाय 1 हम इसी तरह से क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कमेंट करना वहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सी ऑप्शन होगा, और बाद में आप देखिएगा कि आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मैं देख लेता हूँ किसी का कमेंट आया है। ये सब कमेंट देखिए आ रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप में कमेंट पढ़ रहा हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पर अगर देखिए मैं कमेंट रखता हूँ तो आपको जो क्वेश्चन है वो विजिबल नहीं रहेगा, इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ बीच बीच में। देखिए आदित्य जी का आंसर आ रहा है कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मानस जी भी बोल रहे हैं डी ऑप्शन है। अंजलि जी डी ऑप्शन। विराग राजपूत ये डी ऑप्शन बता रहे हैं। चेतन, दीपाली जी, हाँ प्रेमलता जी, ऑप्शन डी बताया जा रहा है सबकी साइड से। तो मुझे लगता है काफ़ी जो है नॉलेज है सभी को इस क्वेश्चन के बारे में। तो अभी देखिए मैं क्वेश्चन को आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्नेहा जी भी बोल रही हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो थ्योरम देखिए इसमें से दो थ्योरम बनती हैं। फर्स्ट थ्योरम तो ये होती है कि अगर कोड की लेंथ सेम है देन परपेंडिकुलर्स विल बी सेम, है ना। ये दो तरह से काम करता है, देखिए मैं बता देता हूँ। नंबर 1 तो ऐसे होगा, इफ़ PQ
इक्वल टू एक्स वाई, इसमें से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। इफ़ पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो रिज़ल्ट ये हो जाएगा कि ए ओ विल बी इक्वल टू बी ओ। ओके। और नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन इसमें से और क्या बन रहा है, जो अभी हमारे सामने है ये वाला क्वेश्चन, कि अगर ए ओ इक्वल टू बी ओ है, ए ओ इक्वल्स टू बी ओ है, देन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई। ये आपकी 2 थ्योरम बन जाती हैं इस क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन इसका रिवर्स भी हो सकता था। तो इसका मतलब आपने एकदम करेक्ट ऑप्शन बताया है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यही आपका करेक्ट है आंसर। एकदम करेक्ट आपने बताया है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। अगर हमारा कनेक्शन प्रॉपर बना हुआ है तो एक बार आप बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 विजिबल, ऐसा आप लिख देंगे तो मुझे एक बार पता लग जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है। हाँ जी, तो लैपटॉप में मैं आपके कमेंट देख ही रहा हूँ। फ़िलहाल देखिए मैं अब मोबाइल पर मैंने आपके कमेंट ऑन कर लिए हैं। हाँ अच्छा, जब आप आंसर लिखते हैं तो साथ में क्वेश्चन का नंबर भी लिखेंगे। जैसे अभी आपने ओनली डी लिखा, तो अभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 2D, तो उसमें क्वेश्चन का नंबर भी आ जाएगा और साथ साथ उसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन करेक्ट है तो आप 2D लिखेंगे, क्योंकि आपको डेली हमारी क्लास में आना है, तो आप रूल्स रेगुलेशन समझ लीजिए। जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर आपको करेक्ट लगता है। इफ़ द पॉइंट 2p, p minus 3 lies on the graph of the equation 3x plus 2y plus 12 इक्वल टू 0। तो देखिए एक इक्वेशन हमें मिला हुआ है यहाँ पर, ये है आपका 3x plus 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हाँ, एक हमें पॉइंट मिला है 2p, p minus 3 इसका, क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी समझना है और इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। हाँ त्रिपाठी जी, आप भी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, देखिए यहाँ पर एक लाइन है अगर, और यहाँ बीच में कहीं कोई पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिले हुए हैं, सपोज़ x, y इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x और y की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखिए रिप्लेस करता हूँ। x की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पर देख लीजिए ऊपर, ये 2p मिली हुई है हमें। ठीक है, एब्सिसा जो है इस पॉइंट की वो 2p है, एंड ऑर्डिनेट इज़ p minus 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमने पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है लाइन पर। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमने क्यों किया, कैसे किया, क्योंकि पॉइंट आपका लाइन पर लाई करता है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए ये क्या बन रहा है, 6p प्लस 2p माइनस 6 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और जल्दी से p की वैल्यू देखिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा आपका 8p, और इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा +6। तो नेक्स्ट लाइन में आपका ये बनने वाला है 8p प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ लिख देता हूँ 8p प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप 6 को शिफ्ट कर देंगे अदर साइड में, और p की वैल्यू -6/8 विल बी इक्वल टू -3/4। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो काफ़ी लोगों ने देखिए ए ऑप्शन ही पहले से बताया था यहाँ पर, जैसे कि मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ अपने लैपटॉप में, ए ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं सभी। अनुभव जी, मनु प्रताप जी, अंजलि जी, सभी ने, मानस जी ने, सभी ने ए ऑप्शन बताया है, जो कि एकदम करेक्ट है।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिए आ गया है, और अगर आपको इसका आंसर समझ में आता है तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 10 मीटर। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि 2.5 जो मीटर है वो आपका 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.5 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 1 मीटर के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलेगा 1/2.5 सेंटीमीटर। और आपको कितने के लिए कैलकुलेट करना है? 10 मीटर के लिए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 मीटर और 1/2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये आपको मिल जाएगा 4। तो इस तरह से आपने 10 मीटर को कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में। ये 4 सेंटीमीटर की साइड आ गई है आपकी, ठीक है। अभी देखिए मानस जी का कमेंट आया है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मानस जी मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन बी आपकी करेक्ट होगी। हाशिम जी भी कह रहे हैं, अच्छा हाशिम जी बता रहे हैं ऑप्शन डी। विराग प्रताप ऑप्शन डी बताई जा रही है। हाँ चेतन जी बता रहे हैं ऑप्शन डी। आदित्य जी, दीपाली जी ऑप्शन डी को करेक्ट बता रहे हैं। हाँ तो जैसे हमने साइड देखिए कैलकुलेट कर लिया, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना था? इस स्क्वायर का एरिया। तो एरिया के लिए फार्मूला आप जानते हैं। एरिया जो होता है किसी भी स्क्वायर का, उसका फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड हमने कैलकुलेट की है इधर 4, तो आप जैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको देखिए ये मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट इसमें रहा नहीं होगा। तो मैक्सिमम लोगों ने तो सही ऑप्शन ही बताया है इसका। आई थिंक 1 या 2 ने ही गलत आंसर दिया है, लेकिन अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हाँ तो अभी भी कमेंट आ रहे हैं। हाँ जैन साहब आ गए हैं, आदित्य जैन साहब। गुड इवनिंग जैन साहब, आपको सबसे पहले आना था और सबसे लेट आ रहे हैं। हाँ हाँ अभी अंश कुमार का आंसर आया है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट है। तो मैंने अभी देखिए एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन। डी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो ये आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। आप क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट करना स्टार्ट कीजिए कि इस क्वेश्चन का। हाँ जैन साहब कमेंट कर रहे हैं कि इंटरनेट उनका वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपर, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं। नो प्रॉब्लम जैन साहब, बट नेक्स्ट क्लास में आपको टाइम पर आना है और आप सभी को टाइम पर आना है। ये सभी के लिए है मैसेज। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। दिन में ही आप अगर शेयर कर देंगे तो शाम के टाइम जब 8 बजे हम इसको शुरू किया करेंगे तो काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, तो देखिए जो आपकी स्टैटिस्टिक होती है, स्टैटिस्टिक में टॉपिक होता है मीज़रमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको पहले से पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी की मीज़रमेंट्स कितनी होती हैं। मीज़रमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो क्या आपको पता है हाउ मैनी मीज़रमेंट्स आर देयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हाँ त्रिपाठी जी आपने आंसर कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ आदित्य चौधरी जी आप ऑप्शन ए करेक्ट बता रहे हैं। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन की ऑप्शन के साथ क्वेश्चन का नंबर भी आप कमेंट करें, ज़रूर लिखें।
हाँ देखिए सभी के कमेंट आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ए ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल। अंश कुमार जी भी ए ऑप्शन को करेक्ट बता रहे हैं। चेतन जी, त्रिपाठी जी का भी आ गया है मैसेज, सभी का मैसेज आ गया है, ऑप्शन ए को करेक्ट बता रहे हैं। दीपाली जी भी ऑप्शन ए करेक्ट बता रही हैं। हाँ तो मैं बता दूं, हाउ मैनी मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कितनी मेजरमेंट होती हैं? देखिए 3 मेजरमेंट्स होती हैं, और वो तीनों कौन होती हैं? वो होती है आपकी मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों आपकी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, नॉट। तो ऐसा कौन बचता है? वो एक ही बचता है, रेंज। यही रेंज ही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और आपने सभी ने बिल्कुल ठीक बताया। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए ही एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। आई थिंक आप सभी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जा रहा है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा ये। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही आपके सामने आएगा और उसको पढ़ना है, ऑप्शंस देखनी है और आपको कमेंट करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी है या ऑप्शन सी है तो उसके साथ क्वेश्चन का नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ √5 = 2.236 and √3 = 1.732, then find the value of 1/√5 - √3। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस गिवन फ्रैक्शन को, गिवन रेशो को, इसके डिनोमिनेटर को, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हर। देखो ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज करेंगे। कैसे होता है रेशनलाइज? आप यहाँ लिख लेंगे 1/√5 - √3 इंटू 1/, यहाँ पर आप √5 + √3 से, √5 + √3 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप जानते हैं रेशनलाइजेशन के लिए परिमेयकरण करना कहते हैं हिंदी में इसको। तो रेशनलाइजेशन के लिए आपको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। हाँ, आदित्य सिंह आ गए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता रहे हैं कि सी ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ऊपर तो न्यूमरेटर में आपका बन जाएगा √5 + √3 और नीचे a + b, a - b के फॉर्मूले से 5 - 3 हो जाएगा, है ना। 5 - 3। अब √5, अब इसको आगे इधर सिंप्लीफाई में कर देता हूँ। √5 की वैल्यू आपके पास है 2.236 और √3 की वैल्यू आपके पास है 1.732 अपॉन में नीचे आपका बन गया है 2। इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए। जैसे ही आप इनका टोटल करेंगे, टोटल आपका आ जाएगा 3.968/2 और इसको आप 2 से कर देंगे डिवाइड। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है लगभग सभी का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी बता रहे हैं कि सी ऑप्शन है। तो एक्सप्लेनेशन आप देख ही लेंगे इसकी। जिनको पहले से ऑप्शन पता है अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, अंजलि जी का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन है। त्रिपाठी जी का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। तो 2 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1.984। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है और आपने बिल्कुल करेक्ट इसको बताया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं? देखिए लगभग आधे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप एकदम रेडी रहिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर देना स्टार्ट कर देना है। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। आप इसको पढ़ लीजिए जल्दी से। इनटू हाउ मैनी पार्ट्स डज अ सर्कल डिवाइड अ प्लेन। कोई भी
सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ और फिर आप मुझे बताएंगे कि ये इस सर्कल ने इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ये सर्कल ऐसे बना दिया है। अब ये पहले पूरा एक सिंगल प्लेन था। अब इस प्लेन पर जैसे ये सर्कल बना तो अब आप मुझे बता पाएंगे कि इस सर्कल ने कितने पोर्शन कर दिए हैं इस पूरे प्लेन के। हाँ जी, मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन ए ही आ रहा है। हाँ, प्रेमलता जी का मैसेज आया है कि ऑप्शन बी होगा। ये सॉरी आपने किस लिए लिखा है? हाँ अच्छा, पहले आप जो है 3 लिख रहे थे वहाँ पर, इसलिए सॉरी लिखा है। चलिए ठीक है। चेतन जी का है ऑप्शन ए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही प्लेन पर ये सर्कल बना तो देखिए एक पोर्शन तो यहाँ पर हो गया है जो कि सर्कल का इंटीरियर है, इसको हम बोल सकते हैं इनसाइड द सर्कल। दूसरा पोर्शन ये जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, इसको हम बोल सकते हैं ऑन द सर्कल। पहला है इनसाइड द सर्कल, सेकेंड पोर्शन जो ऑन द सर्कल है, एंड थर्ड पोर्शन जो सर्कल के बाहर है, जिसको आप कहेंगे आउटसाइड द सर्कल या फिर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला आपका हो गया इनसाइड हो गया है। दूसरा आपका है ऑन द सर्कल और तीसरा है आपका आउटसाइड। ठीक है, इसको आप एक्सटीरियर भी बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप मुझे बताएंगे। देखिए 1, ये 2 और ये 3। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए किसी का ही आया है ऑप्शन बी। करता हूँ किस का और आया है। देखिए त्रिपाठी जी आप बता रहे हैं ऑप्शन ए, तो आपका तो फ़िलहाल ये अभी गलत हो गया है। हाँ, आदित्य सोरान, इनका ऑप्शन आया है ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ी है, मतलब काफ़ी मशक्क़त इसमें लगी है, तो आपके दिमाग की कसरत भी हो रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, कमेंट में आपके लैपटॉप में देख ही रहा हूँ, वहाँ सभी का आंसर आ रहा है। चलिए तो इस क्वेश्चन में आई थिंक बहुत ही परसेंटेज कम रहा है सही आंसर देने वालों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से देखना है, फिर से ट्राई करना है कि आपका मैक्सिमम सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। चलिए मैं स्वाइप करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। जल्दी से इसको पढ़िएगा। इफ़ ईच डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स देन द टोटल सरफेस एरिया बिकम्स हाउ मैनी टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। तो देखिए इसने ये कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि अगर किसी क्यूबॉइड का, उसकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं क्यूबॉइड की आप जानते हो, L, B एंड H होती हैं डायमेंशंस। अगर इन तीनों डायमेंशंस को 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है, इन तीनों डायमेंशंस को अगर हम 4 टाइम इंक्रीज़ कर दें, तो जो पहले सरफेस एरिया था, ओरिजिनल सरफेस एरिया आपको पता है कितना होता है, 2 × LB + BH + HL। ये आपका ओरिजिनल सरफेस एरिया होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो ओरिजिनल सरफेस एरिया होता है किसी भी क्यूबॉइड का, 2 × LB + BH + HL, ये होता है ओरिजिनल। ठीक है, इसको आप सभी जानते हैं। अब उसने कहा है कि सभी डायमेंशन में, यानी कि लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में हमें चेंज करना है, और इन तीनों को अलग अलग 4 टाइम्स हमें इंक्रीज़ करना है। तो जो नई लेंथ होगी, तो बताओ नई लेंथ क्या होगी। नई लेंथ अब होगी 4L, नई ब्रेथ क्या होगी 4B, और नई हाइट क्या होगी 4H। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करके देखना होगा कि नया सरफेस एरिया क्या बनेगा। तो देखिए मैं इसमें अब नए सरफेस एरिया को मैं नोटेशन देता हूँ S1। पहला वाला S है,
और इसको हम देते हैं S1। तो यहाँ देखिए जब मैं यहाँ रखूँगा 4L इंटू 4B प्लस 4B इंटू 4H प्लस 4H इंटू 4L, ये आपका नया सरफेस एरिया बनेगा। तो देखिए हर तीनों टर्म्स में से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से 16 कॉमन मिलेगा। तो 16 को देखिए मैंने कॉमन निकाल लिया है। 2 को एज इट इज़ रखा है, 2 की मल्टीप्लाई मैंने नहीं की है, ठीक है। 2 को अलग रखेंगे क्योंकि हमें ओरिजिनल सरफेस एरिया से इसको कंपेयर भी करना है। तो यहाँ देखिए बाकी का आपका एज इट इज़ रह जाएगा अंदर LB प्लस BH प्लस HL, ये सब एज इट इज़ रहेगा। बस आपने किया क्या है, 16 को कॉमन निकाल लिया है। देखिए कमेंट आ रहे हैं मुझे, आदित्य जी का आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 का A ऑप्शन करेक्ट होगा। आदित्य सोरान जी का मैसेज है। दीपाली जी A ऑप्शन बता रही हैं। जैन साहब D ऑप्शन बता रहे हैं। चेतन जी ऑप्शन C बता रहे हैं। सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में। मानस जी आई थिंक कन्फ्यूज़ हैं, कभी A बोल रहे हैं कभी D बोल रहे हैं। हाँ तो ज़रा सोच समझ कर आंसर कीजिए सभी, बिल्कुल। हाँ जी, तो अब आप देखिए यहाँ लेफ़्ट साइड में हमारा चल रहा है S1, राइट साइड में 16 आया है और बाकी का आप देख लो, ये बिल्कुल एज इट इज़ वही है जो यहाँ पर था। ये S की वैल्यू है 16 इंटू S। तो अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है, 16 टाइम हो गया आपका। ओके, S1 इज़ 16 टाइम ऑफ S। तो इस तरह से हमें पता लग गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन D यहाँ पर करेक्ट है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ऑप्शन D आपका इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो अब आप देखिएगा किस किस ने करेक्ट आंसर दिया है हमें। त्रिपाठी जी का एकदम करेक्ट आंसर आया है इस बार। अंजलि जी D ऑप्शन। स्नेहा जी, हाँ स्नेहा चौहान जी D ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका। मानस जी का A ऑप्शन, अभी भी A ऑप्शन पर टिके हुए हैं मानस जी। तो सरफेस एरिया में क्या चेंज हुआ है कि वो नया वाला सरफेस एरिया पुराने वाले सरफेस एरिया का 16 टाइम हो गया है। तो हमारा ऑप्शन D एकदम करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन बताना शुरू कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ़ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-1। देखिए x-1 से जब आप इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। लॉन्ग डिवीज़न का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये जो x-1 आपको मिला है, देखिए यहाँ से आप x-1 के इक्वल में रखिए 0, तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी। ठीक है ना, x की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब ये x की वैल्यू जब आप एक एक करके इन दोनों पॉलिनोमियल में, ऊपर ये पॉलिनोमियल मिले हैं आपको दोनों, और बताया गया है कि रिमाइंडर सेम है दोनों में से, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल का रिमाइंडर और सेकंड पॉलिनोमियल का रिमाइंडर R1 एंड R2 दोनों ही सेम मिले हैं। तो आपको इसे प्रोसीड करना है। बस लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ पर हम रखेंगे, तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल में जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 + a + 3 - 5। ये कैसे बना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल में हमने x को रिप्लेस कर दिया है 1 से, है ना। और सेकंड पॉलिनोमियल में करते हैं 1 + 1 - 4 - a। आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, सुशील कुमार यादव जी का ऑप्शन D आ रहा है। सुशील जी वेलकम, आप शायद लेट आए हैं क्लास में। हाँ, चेतन जी का ऑप्शन D आ रहा है। त्रिपाठी जी का भी ऑप्शन D है। चलिए अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए x की वैल्यू 1 कैलकुलेट की, और अब हम 1 बाई 1 दोनों पॉलिनोमियल्स में पुट कर रहे हैं। और बीच में इक्वल क्यों लगाया हुआ है हमने, बीच में इक्वल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था लीव द सेम रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा देखिए a + 5 - 5
इक्वल टू राइट साइड में आपका बन रहा है -2 -a। ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए अब आप इसको शिफ्ट कर लेंगे a को लेफ़्ट साइड में, तो a + a 2a हो जाएगा और राइट साइड में आपका रह जाएगा -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे